भारतीय संविधान, या फिर कहें कि एक तरीके से जो हमारा पॉलिटी सेक्शन है, यानी जो राजनीति शास्त्र है, उस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब आज का जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास, कि जो भारतीय संविधान है उसका इतिहास क्या है, किस तरीके से वो डेवलप हुआ, इस पूरे चीज को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे भारतीय संविधान को बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, लेकिन संविधान सभा ऐसा नहीं था कि संविधान सभा में सभी लोग बैठे और उन्होंने बैठकर सारे नियम कानून को लिख दिया, वैसा नहीं किया गया था, बल्कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट, कानून, व्यवस्था को देखा गया था, उसको लाकर संविधान का रूप दिया गया था। उसमें से एक व्यवस्था थी जो कि अंग्रेजों द्वारा पहले से चलाई जा रही थी, यानी अंग्रेजों का शासन की जो व्यवस्था थी उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया था, यानी उसको उठाकर संविधान में शामिल किया गया था। तो हमारे लिए यह समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि अंग्रेजों के समय में कौन कौन सा कानून था, वो कैसे बना, कैसे पूरी व्यवस्था अंग्रेजों की आई, ताकि हम ये अच्छी तरीके से समझ सकें कि हमारा संविधान कैसे बना। अब देखिए, यहां पर हमें सबसे पहले, ये पहला वीडियो है, पहला पार्ट है इसका, इस टॉपिक का, जिसमें कि हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने वाले हैं। यहां से एक तरीके से भारतीय संविधान की नींव शुरू होती है। जो कानून वगैरह बनाने की जो व्यवस्था है वो यहां से शुरू होती है, और आगे चलकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का, वो आगे चलकर तैयार हुआ। अब देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है अंग्रेजों के समय में, उसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा तो वो है जब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी कि 1857 से पहले, यानी कि 1857 की क्रांति से पहले, जब 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम लाया गया था और भारत में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हटा दिया गया था, उसके पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद थी, उसने काफी सारे कानून लाए थे, काफी सारे एक्ट लाए थे, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जब 1858 का जो कानून है आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, जो ब्रिटिश सरकार थी वो डायरेक्टली यहां पर शासन करने लगी, उसके बाद क्या क्या कानून आए, इन सभी को भी हमें पढ़ना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं कि उसमें क्या लाया गया था, क्या किया गया था, और फिर आगे चलकर धीरे धीरे सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें तो यह समझना है कि जो हमारा ये पूरा व्यवस्था है, पूरे अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी व्यवस्था के आने से पहले जो हमारा भारत था, वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छोटा सा इतिहास हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो 1600 की ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका आगमन हुआ था भारत में, यानी कि वो यहां पर आए थे। कैसे आए थे? तो जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनसे, जो ब्रिटेन थे वहां के 400 करीब व्यापारी थे, उन्होंने एक चार्टर प्राप्त किया कि देखिए, हम जो हैं वो भारत इलाका में या फिर विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में हम व्यापार करना चाहते हैं और दूसरा कोई व्यापार नहीं करेगा, सिर्फ हम लोग करेंगे। तो वैसा उन्होंने चार्टर लिया और वो यहां पर आए व्यापार करने। 1651 में हुगली के किनारे अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लग गई थी, पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि पहली फैक्ट्री कहां लगी थी? 1651 में हुगली नदी के किनारे। 1756 में, करीब 100 साल बाद, जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब बन जाता है। 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, अंग्रेजों की जीत हो जाती है। बक्सर के युद्ध में कौन जीतता है? बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं। हारता कौन है? हारता है कौन? जो हमारे नवाब थे। कौन नवाब? अवध के नवाब। फिर हमारे जो रूलर थे, कहां के? जो मुगल एम्पायर था उसके रूलर थे, और साथ में मीर कासिम, वो भी हारता है। ये तीनों लोग हार जाते हैं। और इसके बाद में जाकर 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। यह भी ध्यान में रखिए कि देखिए, जो अंग्रेज थे उनको दीवानी कैसे मिली? तो दीवानी मिली इलाहाबाद की प्रथम संधि से। यह कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। यहां पर क्या हुआ था? यहां पर हुआ था कि जो अंग्रेज थे उनको मुगल शासक, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा,
इसकी दीवानी प्राप्त हो गई थी। दीवानी कहने का मतलब क्या है? दीवानी कहने का मतलब है कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो इस तरीके से यहां से बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। द्वैध शासन क्या था कि जो ब्रिटिश थे वो भी शासन कर रहे हैं और जो नवाब था वो भी शासन कर रहा है। नवाब की जिम्मेवारी थी कि जो लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा करे, लेकिन टैक्स कौन लेता था? अंग्रेज लेते थे। यह व्यवस्था शुरू हुई थी कब से? इलाहाबाद की प्रथम संधि से, 12 अगस्त 1765 से, जब कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट, कौन मुगल सम्राट? शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। इसके बाद 1765, यहां पर वही चीज है कि जो दीवानी है वो प्राप्त हो गई अंग्रेजों को। अब इसके बाद आगे देखें तो इसके बाद है, देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी बात करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में कहें तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल स्थापित करने के लिए एक पहला कदम था। यानी इसके पहले जो अंग्रेज जो थे, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके कर्मचारियों को जो मन करता था वो करते थे, जो चाहते वो करते, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, ब्रिटिश सरकार का भी कोई कंट्रोल नहीं था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का इंपैक्ट ये पड़ा कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका अब धीरे धीरे कंट्रोल जो था वो बढ़ गया था। यानी कि 1773 के बाद एक तरीके से कंपनी के काम में जो ब्रिटिश सरकार थी वो दखल देने लगी और उसका कंट्रोल हो गया। अब देखते हैं कि ये जो पूरा एक्ट था ये क्यों लाया गया था। अब देखिए यहां पर शुरुआत में मैंने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक तरीके से चार्टर मिला था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस इलाके में व्यापार करेगी, उसको कोई कंपटीशन नहीं होगा। कहां से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन का कोई भी और दूसरा व्यापारी इस इलाके में आकर व्यापार नहीं कर सकता है, कोई भी दूसरी कंपनी आकर व्यापार नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर व्यापार करेगी, ऐसा अधिकार प्राप्त था। अब भैया ऐसा अधिकार मिला है तो सरकार फ्री में किसी को ऐसा अधिकार काहे दे देगी कि नहीं कल से जाओ तुम जो है ना मेरे घर में रहोगे, मेरे घर में रहोगे और कोई नहीं रहेगा, तुम घर में रहोगे अकेले। ऐसा होता है? होता है, लेकिन एक कंडीशन पर, जब आपको भाड़ा मिलता है, आपको रेंट मिलता है कि ठीक है तुम मेरे घर में रहो लेकिन तुमको 10 रुपया महीना भाड़ा देना होगा। भाड़ा दोगे तो रहो, नहीं दोगे तो मत रहो। बिल्कुल वही चीज यहां पर हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने यह छूट दे दिया कि ठीक है तुम जाकर अकेले व्यापार करो, कोई और व्यापार नहीं करेगा, लेकिन उसके बदले में तुमको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। किसको? ब्रिटिश सरकार को। समझ गए? तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? पैसा देती थी, भुगतान करती थी। तो यहां पर यह हुआ कि 1768 ईस्वी जब आ गया तो 1768 के बाद जो कंपनी की जो वित्तीय स्थिति थी, यानी जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो खराब हो गया। यानी कि पहले कंपनी क्या थी? बहुत पैसा कमा रही थी, बहुत काम धाम कर रही थी, तो वो सरकार को खूब पैसा देती थी कि लो ले जाओ, आज 1 लाख पाउंड ले जाओ, कल 4 लाख ले जाओ, इस तरीके से। लेकिन 1768 के बाद, 1768 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति खराब हो गई और कंपनी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि कंपनी ने जाकर ब्रिटिश सरकार से ही उधार मांगना शुरू कर दिया कि भैया दे दो, कुछ दे दो, खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं जुड़ रहा है, कुछ पैसा दे दो, ऐसा करने लगी। समझ गए? तो यहां पर क्या हुआ? 1772 में ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगा गया। अब देखिए कंपनी की जो स्थिति थी वो खराब हो चुकी थी, खराब हो गई तो सरकार भी परेशान। क्यों नहीं परेशान होगी? भाई कोई हमको भाड़ा दे रहा है, कोई हमको भाड़ा दे रहा है और उसका स्थिति इतना खराब हो जाए कि वो हमको भाड़ा भी नहीं देने पाएगा, तो हम नहीं सोचेंगे कि यार वो अगर बर्बाद हो जाएगा तो हमको भी तो लॉस है। बिल्कुल यही जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सोचना शुरू किया कि यार अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाती है तो ये जो हमको इतना पैसा दे रही थी वो फिर कौन ला के देगा, कहां से आएगा पैसा? इस चीज को सोचकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको बचाने के लिए काफी सारे कदम उठाए गए। उसी के लिए हम कह सकते हैं कि यह 1773 का एक्ट लाया गया था। अब देखिए यहां पर हमें समझना चाहिए कि यह कदम कैसे उठाए गए। तो देखिए यहां पर जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने कई सारे कमेटी बनाए थे कि भाई देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, क्यों घाटा में चला गया, जो कि इतना बड़ा बढ़िया कंपनी था वो अचानक घाटा में क्यों जाने लगा, लॉस क्यों होने लगा। तो उसमें एक कमेटी थी गोपनीय कमेटी, जिसको कि सीक्रेट कमेटी कहा जाता है। उसकी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, उसकी सिफारिश के आधार पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था और इसी वजह से इसका नाम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पड़ गया, क्योंकि यह 1773 में आया था।
अब यहां पर यह एक्ट क्यों लाया गया था? एक रीजन तो हम समझ गए कि भाई देखिए कंपनी की स्थिति खराब थी, कंपनी का स्थिति सुधारने के लिए, उसका मैनेजमेंट ठीक करने के लिए। एक और रीजन था कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, वो अपनी मर्जी से काम किया करते थे, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, वो बहुत घोटाला करते थे, बहुत गड़बड़ झाला करते थे, कोई कंट्रोल नहीं था। उन सब चीजों को सुधारने के लिए भी ये कंट्रोल किया जा रहा था। और सरकार, कोई भी सरकार होती है ना, चाहे वो भारत की हो, कहीं भी की हो, वो हमेशा चाहती है कि उसका कंट्रोल रहे सब जगह। तो ये भी एक रीजन था कि वहां की जो संसद थी, वहां की जो सरकार थी, 1 लाख रुपए पर मंथ कितना मुश्किल है कमाना। अब आपके लिए जरूर मुश्किल होगा। चाहती थी कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा व्यवस्था है, इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा हो। अब हम समझते हैं कि कंपनी की स्थिति क्यों खराब हो गई, इतनी की कंपनी को कर्ज लेना पड़ा। 1768 के बाद कई सारी चीजें हुई थी, जिसमें से एक हुआ था 1769 का बंगाल का सूखा। बंगाल में सूखा आया और इतना जबरदस्त आया कि बंगाल की लगभग 1/3 आबादी या फिर उससे कुछ आसपास आबादी खत्म हो गई, यानी कि स्थिति बहुत खराब थी। क्यों? इससे क्या इंपैक्ट पड़ा कंपनी पर? देखिए, आपको पता है कि उस समय में जो बंगाल का इलाका था वो कंपनी के पास था, और कंपनी का भारत में सबसे ज्यादा जो टैक्स या फिर पैसा कहां से आता था? बंगाल से आता था। अब बंगाल की इकोनॉमी इतनी ज्यादा खराब होगी तो टैक्स मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर भैया मेरे को पैसा ही नहीं आएगा तो मैं सरकार को टैक्स कहां से दूंगा? वही चीज यहां पर है कि बंगाल के लोगों को पैसा नहीं आ रहा है तो वो लोग टैक्स कहां से देंगे? नहीं दे सकते हैं। ये एक रीजन था। इसके बाद भ्रष्टाचार के बारे में बात किया था कि कंपनी के लोग इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करते थे, इतना ज्यादा प्राइवेट ट्रेड करने लगते थे। जैसे कंपनी क्या कर रही है? कंपनी ट्रेड करने आई है भारत में, लेकिन वो कंपनी का सामान नहीं बेच रहे हैं, बल्कि अपने खुद के पैसा से सामान खरीद लेके ले जाकर बेच रहे हैं। तो उससे किसको लॉस हो रहा है? उससे कंपनी को लॉस हो रहा है। तो ये एक रीजन भी था। भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते, आज भारत में इससे भी ज्यादा होता था। इसके बाद पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, यानी कि अंग्रेजों और मैसूर स्टेट के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें कंपनी का बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था, कंपनी को हार भी देखना पड़ा था और कंपनी को कुछ फायदा भी नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा पैसे का लॉस हो गया था। इसके बाद आगे चलकर जो चाय व्यापार होता था उसमें भी कंपनी को लॉस हुआ था, यानी चीन से जो चाय व्यापार होता था उससे भी काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। तो इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस थे, लेकिन ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से कंपनी का स्थिति जो था वो खराब हुआ था, यानी उसके पास पैसे की कमी हो गई थी। समझ गए? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके फीचर्स को हम देख लेते हैं। अब फीचर्स में क्या है? फीचर्स में सबसे पहले देखते हैं कि जो यहां पर फीचर्स क्या कहें, हम कहें कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, इसको हम समझने वाले हैं। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि इंडिया में उस समय में अंग्रेजों के 3 स्टेट थे, 3 इलाके थे, यानी कि पूरा जो इलाका था उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था। बंगाल, मद्रास और मुंबई, तीनों को अलग अलग गवर्नर चलाते थे जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, यानी वो लोग एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते थे। बंगाल वाले को मद्रास से मतलब नहीं, मद्रास वाले को मुंबई से मतलब नहीं, मुंबई वाले को बंगाल से मतलब नहीं, ऐसा पहले चलता था। लेकिन